वेलकम टू शाही क्लासेस। आज हम क्लास 11th के फिजिक्स का चैप्टर नंबर 2 पढ़ रहे हैं, जिसमें हम पिछले वीडियो में भौतिक राशि क्या होता है और भौतिक राशि ये कितने प्रकार होते हैं, ये सब हमने पिछले की वीडियो में पढ़ लिए हैं। ठीक है, तो आज हम क्या क्या पढ़ने वाले हैं। देखिए, सबसे पहले हम आज पढ़ेंगे मात्रक क्या होता है। ठीक है, भौतिक राशि को कैसे लिखा जाता है, इसके बारे में पढ़ेंगे। तीसरा चीज हम लोग पढ़ रहे हैं मात्रकों की विशेषताएं पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे? विशेषताएं। चौथा चीज हम पढ़ेंगे मात्रकों के प्रकार के बारे में। ठीक है, यानी मात्रक क्या होता है, भौतिक राशि को कैसे लिखा जाता है, मात्रकों की विशेषताएं और मात्रकों के प्रकार के बारे में। तो चलिए हम अपने वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे कि मात्रक क्या होता है। क्या पढ़ेंगे? मात्रक क्या होता है। तो देखिए, मात्रक क्या होता है कि किसी भी भौतिक राशि को मापने के लिए एक मान निश्चित किया जाता है राशियों के मापने के लिए किए गए राशियों को मापने के लिए किए गए इस निश्चित मान को ही मात्रक कहते हैं। क्या कहते हैं? मात्रक कहते हैं। तो देखिए, क्या परिभाषा है कि किसी भी भौतिक राशि को मापने के लिए एक मान, क्या चीज? एक मान निश्चित किया जाता है। और राशियों के मापने के लिए किए गए इस निश्चित मान को ही क्या कहा जाता है? मात्रक कहा जाता है। जैसे एग्जांपल समझिएगा कि मुझे लंबाई मापना है। ठीक है, क्या मापना है? लंबाई। मैंने क्या किया, एक चीज मान लिया कि मैं बोलता हूं कि मैं आज से बीता से ही लंबाई को नापूंगा। तो आज से ये बीता ही क्या हो जाएगा? लंबाई का मात्रक हो जाएगा। क्या हो जाएगा? लंबाई का मात्रक हो जाएगा। जैसे मैं कहूं लंबाई को ही मापने के लिए मीटर को मैंने फिक्स कर दिया कि आज से लंबाई मुझे नापना है, मीटर से नापना है। तो ये जो मीटर ही है, लंबाई का क्या हो जाएगा? मात्रक कहलाएगा। क्या कहलाएगा? मात्रक कहलाएगा। ठीक है, तो देखिए, मात्रक के एग्जाम्पल समझते हैं, कुछ देखते हैं। तो मात्रक का एग्जाम्पल क्या हो जाता है? जैसे आपका सेकंड हो जाएगा, मीटर हो जाएगा। ये सब क्या है? आपके मात्रक के एग्जाम्पल है। ठीक है, वैसे एक हम टॉपिक है कि भौतिक राशि को लिखने का तरीका। ठीक है, क्या चीज है कि भौतिक राशि को कैसे लिखा जाता है। तो सपोज कीजिए, ये मेरे पास भौतिक राशि, अगर मुझे लिखना है भौतिक राशि को, क्या लिखना है? भौतिक राशि को लिखना है तो सबसे पहले मैं क्या लिखूंगा? अंक की मान, और इसमें गुना कर दूंगा मात्रक को। ठीक है, अंक की मान में अगर गुना कर देता हूं मात्रक को, तो वो भौतिक राशि के पूरा क्या कर देगा? आपका डिटेल्स बता देगा। जैसे सपोज कीजिए, देखिए द्रव्यमान है। क्या है? द्रव्यमान। तो द्रव्यमान जैसे हम लोग बोलते हैं 5 केजी। तो जो 5 है वो तो अंक की मान बता रहा है, और जो केजी है वो किसको बता रहा है? मात्रक को बता रहा है। वैसे ही हम बोलते हैं लंबाई के लिए 10 मीटर।
क्या बोलते हैं 10 मीटर। तो ये जो 10 है ये किसको बता रहा है, अंकीय मान को बता रहा है, और जो ये मीटर है वो किसको बता रहा है, मात्रक को बता रहा है। तो हमेशा इस बात को याद रखिएगा कि कोई भी भौतिक राशि को हम लिखने अगर हमें लिखना होगा तो सबसे पहले हम जितना अंकीय मान दिया होगा वो लिखेंगे और उस गुना में उसका क्या लिखेंगे, मात्रक लिखेंगे, तो पूरा का पूरा आपका भौतिक राशि लिखा जाएगा। ठीक है, क्या लिखा जाएगा, आपका पूरा का पूरा भौतिक राशि लिखा जाएगा। ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक है, आगे के टॉपिक हम पढ़ेंगे। मिटा दें। अब देखिए मापन में जो हम मात्रक उपयोग होते हैं उनके उपयोग होने के लिए भी कुछ उनकी विशेषताएं होगा, तभी हम उसको मात्रक मानेंगे। ठीक है, अगर वो विशेषताएं नहीं होता है उसके अंदर तो हम उसको मात्रक नहीं मानेंगे। तो देखिए हमारा लोग का अगला हेडिंग है कि मापन में प्रयुक्त मापन में प्रयुक्त मापन में प्रयुक्त मात्रकों की निम्न विशेषताएं होनी चाहिए। यानी कहने का मतलब है कि कोई भी मात्रक हो उसके अंदर ये विशेषताएं होगी तबे हम उसको क्या मानेंगे, मात्रक मानेंगे, नहीं तो नहीं मानेंगे। तो देखिए सबसे पहला क्या कहता है कि उचित रूप से परिभाषित होना चाहिए। यानी कोई भी मात्रक हो तो क्या होना चाहिए, उचित रूप से परिभाषित होना चाहिए। यानी सब कोई अगर मीटर है तो मीटर के बारे में सब कोई पूरा उचित रूप से उसकी जानकारी रखें, यानी उचित रूप से हर चीज उसके बारे में परिभाषित रखें, नॉलेज रखें, तो उसी को हम क्या कहेंगे, आपका परिभाषित होना चाहिए। ठीक है, दूसरा क्या कहता है, उचित आकार होना चाहिए, उचित आकार होना चाहिए। यानी ऐसे मात्रक हम लेंगे जिनका आकार क्या होना चाहिए, उचित होना चाहिए। अर्थात कहने का मतलब है न ही ऐसे लिखिए, अर्थात मात्रकों का आकार न ही बहुत बड़ा होना चाहिए और न ही बहुत छोटा होना चाहिए। ठीक है, यानी कहने का मतलब है कि उचित आकार होना चाहिए, कोई भी मात्रक हो उसका उचित आकार होना चाहिए। यानी ना ही आकार बहुत बड़ा होना चाहिए और ना ही आकार बहुत छोटा होना चाहिए, एकदम उचित होना चाहिए। तीसरा आपका कह रहा है कि इसमें समय और ताप के साथ कोई परिवर्तन नहीं होना चाहिए, कोई परिवर्तन नहीं होना चाहिए। ठीक है, यानी कहने का मतलब कि चाहे समय बदले और चाहे तापमान बदले, जो हमारा मात्रक है उसमें कोई भी परिवर्तन नहीं होना चाहिए, फिक्स होना चाहिए उसका मात्रक। ठीक है, मात्रक का जो गुण है वो क्या होना चाहिए, फिक्स होना चाहिए। चाहे समय में परिवर्तन हो और चाहे ताप में, उसमें कोई भी परिवर्तन नहीं होना चाहिए। चौथा है आपका कि ये सर्वमान्य होने चाहिए। क्या, ये सर्वमान्य होना चाहिए। क्या होना चाहिए, सर्वमान्य होना चाहिए। क्या होना चाहिए, ये सर्वमान्य होना चाहिए। यानी कहने का मतलब है कि ये सभी लोगों क्या करें, सभी लोग इसको माने,
चाहे इंडिया के लोग हो, चाहे अमेरिका के लोग हो, चाहे जापान के लोग हो, सभी लोग इस जो हमारे पास मात्रक है, उस मात्रक को क्या करें, माने, सर्वमान्य होना चाहिए, सभी लोगों को मानने चाहिए। ठीक है। पांचवा है कि जैसे हमारे पास कोई भौतिक कारक, क्या हो गया, भौतिक कारक, जैसे भौतिक कारक जैसे क्या हो गया, हमारे पास ताप हो गया, दाब हो गया, जैसे हमारे पास ताप हो गया, दाब हो गया आदि आदि का कोई प्रभाव नहीं होना पड़ना चाहिए, इन पे कोई प्रभाव नहीं पड़ना चाहिए। ठीक है। यानी देखिए, कहने का मतलब है कि जब कब हम किसी भी मात्रक को कहेंगे कि ये मात्रक है, ठीक है, हम किसी भी चीज को, हम किसी भी मानक मान को कब कहेंगे कि वह मात्रक है, तो कब कहेंगे, जब वो इन बातों को क्या करता हो, अपने अंदर प्रदर्शित करता हो। तो सबसे पहले क्या है कि उचित रूप से परिभाषित होना चाहिए। यानी हमने मान लीजिए कोई मानक मान x की हमने मान रखा है, तो ये x जो है वो क्या करना चाहिए, उसके बारे में हमें पूरा उचित रूप से उसकी क्या होनी चाहिए, परिभाषित होना चाहिए। दूसरा क्या कह रहा है कि उचित आकार होना चाहिए, यानी जो हमने मानक मान x माना है, तो उसका न तो आकार बहुते बड़ा होना चाहिए और ना ही बहुते छोटा होना चाहिए, एक उचित होना चाहिए। क्या होना चाहिए, एक उचित होना चाहिए। तीसरा क्या कह रहा है कि इसमें समय और ताप के साथ कोई परिवर्तन नहीं होना चाहिए, यानी समय में परिवर्तन हो और चाहे तापमान में परिवर्तन हो, तो जो हमने फिर मान रखा है मात्रक, वो हमारा क्या होना चाहिए, निश्चित होना चाहिए। क्या होना चाहिए, निश्चित होना चाहिए। जैसे मीटर है, आप देखते होंगे समय में परिवर्तन होता है और चाहे तापमान में परिवर्तन होता है, तो मीटर में कुछ भी आपका चेंज होता है, कुछ भी नहीं चेंज होता है। यहाँ से मेरे घर की लंबाई मान लीजिए 1 किलोमीटर है, तो चाहे मैं तापमान बढ़ाऊँ, चाहे मैं समय में बढ़ाऊँ और चाहे घटाऊँ, तो वह दूरी उतना ही रहेगा, ना कि घटेगा। ठीक है। चौथा कह रहा है ये सर्वमान्य होना चाहिए। क्या होना चाहिए, सर्वमान्य होना चाहिए, यानी सभी लोग इसको मानने चाहिए। इसको सभी लोग क्या करते हैं, मानते हैं। लास्ट पॉइंट क्या कह रहा है कि भौतिक कारक जैसे ताप हो गया, दाब हो गया आदि पर आदि जो है, इनका ऊपर क्या करे, कोई प्रभाव ना पड़े। आदि इन जो हमारे पास ताप है और दाब है, इनका कोई भी प्रभाव, मान लीजिए हमने माना है x, उसके ऊपर कुछ भी नहीं पड़ना चाहिए। तो ये है आपका किसी भी मात्रक के अंदर ये विशेषताएं होनी ही चाहिए, तभी इसको हम क्या कहेंगे, मात्रक कहेंगे। तो अब अगला हमारा टॉपिक है कि मात्रक कितने प्रकार के होते हैं। क्या है कि मात्रक कितने प्रकार के होते हैं। तो देखिएगा, मात्रक के प्रकार, तो देखिए मात्रक जो होते हैं आपके दो प्रकार के होते हैं। पहला होता है मूल मात्रक। क्या होता है, मूल मात्रक। दूसरा का होता है व्युत्पन्न मात्रक। ठीक है। क्या होते हैं, पहला होता है मूल मात्रक, दूसरा का होता है व्युत्पन्न मात्रक। तो देखिए मूल मात्रक क्या होता है कि लिखेंगे वे मात्रक, क्या लिखेंगे, वे मात्रक जो पूर्ण रूप से, वे मात्रक जो पूर्ण रूप से स्वतंत्र हो, स्वतंत्र हो किसी के ऊपर, और ऐसे लिखो, और किसी के ऊपर निर्भर न हो। ठीक है। यानी मूल मात्रक क्या होते हैं, वे मात्रक जो पूर्ण रूप से स्वतंत्र होते हैं और वह किसी के ऊपर निर्भर नहीं करते हैं। जैसे हम यहाँ पे लिखेंगे कि 7 मूल मात्रक होते हैं। ठीक है। तो पहला देखिएगा क्या होता है, लंबाई। लंबाई का मात्रक क्या होता है आपका, मीटर होता है। वैसे ही हमारे पास द्रव्यमान होता है, तो द्रव्यमान का क्या होता है आपका, केजी होता है, यानी किलोग्राम होता है। क्या होता है, किलोग्राम।
ग्राम होता है। वैसे ही हमारे पास तीसरा है समय, तो समय का क्या होता है, मात्रक सेकंड होता है। वैसे ही विद्युत धारा है, विद्युत धारा, तो विद्युत धारा का जो मात्रक होता है वो क्या होता है, एम्पियर होता है। चौथा है हम लोग के पास तापमान, तो तापमान जो होता है वो तापमान का जो मात्रक होता है वो क्या होता है, केल्विन होता है। छठा है हम लोग के पास ज्योति की तीव्रता, तो देखिए ज्योति की जो तीव्रता होती है उसका मात्रक क्या होता है, कैंडेला होता है। क्या होता है, कैंडेला। और लास्ट पदार्थ की मात्रा, क्या चीज, पदार्थ की मात्रा। तो देखिए पदार्थ की जो मात्रा होता है इसका जो मात्रक होता है वो क्या होता है, मोल होता है। यानी कहने का मतलब कि मूल मात्रक जो होते हैं ये क्या होते हैं, पूर्ण रूप से स्वतंत्र होते हैं और किसी के ऊपर ये निर्भर नहीं होते हैं। तो देखिए हमारे पास 7 मूल मात्रक होते हैं। क्या चीज, मीटर, किलोग्राम, सेकंड, एम्पियर, केल्विन, कैंडेला, मोल। ये जो सातों हैं ये किसी के ऊपर भी निर्भर नहीं करते हैं, ठीक है, पूर्ण रूप से क्या है, स्वतंत्र है। तो इन्हें हम लोग क्या कहते हैं, मूल मात्रक कहते हैं। अब देखिए बात करते हैं व्युत्पन्न मात्रक का। तो व्युत्पन्न मात्रक यानी कि हम मूल मात्रकों की सहायता से जो मात्रकों को बनाते हैं उसी को हम लोग क्या कहते हैं, व्युत्पन्न मात्रक कहते हैं। तो देखिए इसका परिभाषा, मूल मात्रकों की सहायता, मूल मात्रकों की सहायता से, मूल मात्रकों की सहायता से व्युत्पन्न मात्रकों को बनाया जाता है। ठीक है, क्या कह रहे हैं कि मूल मात्रकों की सहायता से व्युत्पन्न मात्रकों को बनाया जाता है। जैसे देखिए हमारे पास कहने का मतलब क्या है कि सबसे पहले हम लोग के पास मान लीजिए क्षेत्रफल है। क्या होता है, क्षेत्रफल। तो जो क्षेत्रफल होता है वो क्या होता है आपका, L गुने में B होता है। तो इसको हम लोग जब मूल राशि पढ़े थे तो हमने क्या जाना था कि लंबाई गुने, इसको हम क्या लिख सकते हैं, लंबाई लिख सकते हैं। और लंबाई का मात्रक क्या होता है, मीटर होता है। और ये वाला लंबाई का भी क्या होता है, मात्रक मीटर। तो देखिए मीटर गुने मीटर क्या हो जाएगा, मीटर का स्क्वायर हो जाएगा। तो देखिए हमने क्षेत्रफल का मात्रक मीटर स्क्वायर आया है, तो यानी हमने 2 मीटर को मीटर गुने मीटर किया है, तब जाकर हमारे पास क्या आया है, मीटर स्क्वायर आया है। और अगर एक केवल 1 मीटर रहता है तो ये तो भौतिक राशि है। ये भी 1 मीटर रहता है तो ये तो भौतिक, सॉरी ये भी आपका एक केवल m रहता है तो ये मूल मात्रक हो गया। ये भी आपका केवल m रहेगा तो मूल मात्रक हो जाएगा। अब मूल मात्रकों को जब आपस में गुना करते हैं तो क्या आता है, m स्क्वायर आता है। और ये भी आपका क्या कहलाता है, व्युत्पन्न मात्रक कहलाता है। जैसे हम लोग के पास वेग है, सॉरी चाल ले लेते हैं, चाल है। तो चाल का फॉर्मूला क्या होता है, दूरी बटा में समय। ठीक है, तो देखिए दूरी का जो मात्रक होता है वो क्या होता है, मीटर होता है। दूरी का जो मात्रक होता है मीटर, और समय का जो होता है वो क्या होता है, सेकंड होता है। क्या होता है, सेकंड। तो यहाँ से हम क्या लिख सकते हैं, मीटर बटे में सेकंड, और इसको ऐसे लिख सकते हैं, मीटर प्रति में सेकंड। तो देखिए यहाँ पे जो हमारे पास चाल का मात्रक आया है मीटर प्रति सेकंड, तो इसमें हमारे पास 2 मूल मात्रक है, एक आपका मीटर है और एक हमारे पास सेकंड है। तो इन दोनों के आपस में जुड़ने से हमारे पास क्या आया है, चाल का मात्रक आया है। तो यही हमारा क्या है, व्युत्पन्न मात्रक है। क्या है, यही हमारा व्युत्पन्न मात्रक है। ठीक है, तो वीडियो आपको कैसा लगा प्लीज कमेंट्स करके हमें बताइए। और आपको बोर्ड पे जो लिखा हुआ है वो समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है ये भी हमें बताइए। ठीक है, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। वीडियो अच्छा लगा तो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर कीजिए। ठीक है, मिलते हैं हम लोग अपने अगले वीडियो में।